क्या हुआ है अभी कि जो सरकार या जो इंस्टीट्यूशन ये चीज क्यों कर रहे हो? कितनी चिट्ठियां लिखो, कितने रिप्रेजेंटेशन जाए, कितने लोग शिकायतें करें तो जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। वैसी देश की एक मामले में तो सबसे बड़ी गवर्नमेंट रिक्रूटिंग एजेंसी कह सकते हैं ना एसएससी को, एकदम से वॉल्यूम तो है ही ऑल इंडिया पे एशिया की ठीक है। तो इतनी बड़ी संस्थान, इतनी महान संस्थान जो एक महीने पहले तक कोई भी शिकायत जो है उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी, वो यहाँ पे तुम लोग एक बार एडमिट कार्ड लहरा देते हो कि देखो जिसको इन्होंने 7 साल के लिए डिबार किया था उसका एडमिट कार्ड 9 मार्च के लिए फिर से आ गया। जैसे ही यहाँ पे कागज दिखाया जाता है आधे घंटे में 10 मिनट में तो एक तो कम से कम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ना कि इतना फास्ट कौन सा इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूशन इतना फास्ट रिस्पॉन्ड कोई शिकायत नहीं, कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, बस यहाँ पे निकल गया कागज। इस जगह लोधी रोड पे यहाँ सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने जो भी हो रहा है, ये जो मैं रोज जो बात कह रहा हूँ ना कि हमारी असली जो ताकत है और हम जब तक ये मूवमेंट चल रहा है तब तक हम देश की संसद, देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर हैं। इसमें कोई अतिशोक्ति रेटोरिक नहीं है। इसका एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट हुआ ना, 10 मिनट में वहां से लिंक डिसेबल हो जाता है, उसके बाद भी टेंशन होती है तो उसके अगले 15 मिनट बाद फिर लिखा जाता है कि टेक्निकल मतलब ये एसएससी बनी गया टेक्निकल ग्लिच। तो इनका सब कुछ टेक्निकल ग्लिच बनता जा रहा है। हाँ और अब एक बात ध्यान से सोचो, अब पिछले 9 दिनों में जो कुछ हुआ है बिल्कुल फैक्चुअल बात हम लोग करेंगे, इसमें कोई किसी को घेरना, आरोप लगाना, इन बातों में नहीं, फैक्चुअल फैक्ट्स जो है उसके बेसिस पे बातचीत। फैक्ट नंबर 1, जैसे ही पता चला कि पेपर लीक हुआ है, पहले तो गुमराह कर रहे थे कि पेपर होता ही नहीं है तो लीक कैसे होगा, वो तो कंप्यूटर पे है। अब आम लोग तो सोचेंगे भी हाँ भैया ये तो सही बात है, तो ऑनलाइन होता है तो लीक कैसे हो गया, पेपर होगा तब ना पेपर लीक होगा, पेपर तो था ही नहीं। तो ये सब बात सोचिए, चेयरमैन कह रहे हैं एसएससी के चेयरमैन समझाने के लिए कि पेपर लीक नहीं है वो। तो जब ये वायरल हुआ सारा कुछ, इतनी शिकायतें गई देश भर से, कोई रिस्पॉन्स जब नहीं हुआ, रिस्पॉन्स इनफैक्ट ये हुआ कि 23 तारीख को एसएससी चिट्ठी लिखती है। अब एक एक करके ध्यान देते जाते हैं एसएससी ने क्या क्या किया इस पूरे में। एसएससी की पहली चिट्ठी 23 तारीख को जो आई, उसमें एसएससी ने कहा कि हमने अपने स्तर पे जांच करवा लिया है और कोई शिकायत नहीं है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ओके है। फर्स्ट चिट्ठी में यही था ना, 23 की चिट्ठी में। लेकिन उनको सेंस लग गया कि ये जो शिकायत है और जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स का कंप्लेन करने वाला, वो इतना वाइड है, इतना बड़ा है कि ये कोई ना कोई खतरनाक टर्न ले सकता है। तो 24 को फिर एक चिट्ठी आई। 24 की चिट्ठी में क्या लिखा था कि कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है? अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि डेटा डाउनलोड होने में टाइम लग गया, यही था ना टेक्निकल, मतलब डेटा डाउनलोड होने में टाइम लगा। इस कारण से कई सेंटरों पे अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। हम बड़ी चिंता करते हैं अभ्यर्थियों की। इस कारण से क्या करेंगे, सेकंड वाले में री एग्जाम करेंगे, 9 मार्च को करेंगे। कब का करेंगे? 21 फरवरी का करेंगे। एसएससी के, सीजीएल के, टियर 2 के पेपर 1 का करेंगे, यही था ना। ये दूसरी चिट्ठी एसएससी की। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने, मतलब देखिए सबसे सुंदर बात जो है इस मूवमेंट के बारे में, ये बड़े से बड़े जो कैंपेनर्स होते हैं, बड़ी सी बड़ी पार्टियां होती है ना, वो भी जब कोई कैंपेन और मूवमेंट प्लान करती है तो वो समय लेती है, काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है उसके लिए, एक एक चीज़ बारीक से सोचना पड़ता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। गांधी जी जब
कैंपेन सोचते थे ना भारत छोड़ो आंदोलन, तो 4-4, 5 साल तैयारी करते थे। सोचो यहाँ पे 24 को एसएससी की चिट्ठी आई और यहाँ पे रोड पे कब थे लड़के? 27 को। मतलब ये सबसे बड़ा अजूबा है। ये एक्चुअली ये स्टडी का मामला हो सकता है। ये बड़े बड़े जो विचारक लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि कैसे हो गया। जो विचारक लोग जो सलाह देते हैं ना पार्टियों को कि आंदोलन करें तो आप किस तरह की प्लानिंग करें, उनको सोचना चाहिए कि यहाँ कैसे हो गया। 2 दिन में से 2-3 दिन में स्पॉन्टेनियस अपसर्ज इस लेवल का, इस एनर्जी के साथ, तो 2 दिन के लिए तो 27-28 का प्लान था ही। जब इनको दिखा कि यार इनको तो अंदाजा ही नहीं था, इन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसे हो सकता है। जब 27 को दिखा तो पहले तो हाँ, फिर 28 को इनको लगा कि चलो 1 दिन का है, बहुत देश दुनिया में ऐसे ही 1 दिन के प्रदर्शन होते रहते हैं। फिर 28 को भी हो गया, 28 को थोड़ा और बड़ा बन गया, इनकी चिंता थोड़ी और बढ़ गई, दिन बढ़ा और प्रदर्शन भी थोड़ा सा बढ़ गया, संख्या भी थोड़ी सी बढ़ गई। फिर जब मार्च करने की प्लानिंग हुई डीओपीटी को, तो इन्होंने रोक दिया कि नहीं मार्च अब नहीं करने देंगे आपको, घबरा गए। और इस घबराहट में जब इन्होंने सोचना शुरू किया कि अब क्या करें, तो देखिए कोई भी सरकार जो करती है, इसमें किसी सिर्फ इनकी गलती नहीं है, किसी की भी सरकार होती तो वो आंदोलनों को शुरू में खत्म करने के लिए, दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सेकेंड डे के बाद एक डेलीगेशन को बुलाया स्टूडेंट्स का, उनको बोला कि ठीक है आपकी बातें जायज़ लगती हैं। पहले तो कहा कि हाँ आप एविडेंस दीजिए, मतलब सब कुछ ला के आप दे दीजिए, इतना कुछ दे दीजिए कि सीबीआई को कुछ ना करना पड़े। इसका मतलब यही हुआ ना, तो हम ही सिर्फ सीबीआई हम ही बन जाते हैं, हम सबको सीबीआई में नौकरी दे दो। तो परेशान है ना, बना दो सीबीआई में, अभी हम कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन, एकदम तुरंत कर देंगे, टाइम बाउंड करेंगे, इंडिपेंडेंट भी करेंगे, कोर्ट मॉनिटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमको इंडिपेंडेंट करेंगे, खर्चा भी नहीं आएगा। तो पहले तो इन्होंने कहा कि सारे सबूत ले आओ, इतना काफी नहीं है। उसके बाद जब इनको लगा कि नहीं आंदोलन बढ़ता जा रहा है, फिर इन्होंने कहा कि ये जो आंसर की जो बाहर आया था, समझो ध्यान, इसको मैच कराना पड़ेगा हमें वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके आंसर की से, यही बात कहा जी। लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो तो चेन्नई में है। एक भी इसमें फैक्चुअल गलत बात होगी तो बताना कि नहीं ये गलत बात है। ओरिजिनल जो क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी कहेगा कि देखो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है तो हम मानेंगे नहीं। ओरिजिनल क्वेश्चन तो हमारे ओरिजिनल सर्वर पे है और सर्वर हमारा चेन्नई में है, और कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, और परसों के बाद क्या होता है, चेंज कर देंगे, नरसों होता है, नरसों भी छुट्टी है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है। तो 24, 48 और 24 72 घंटे हो गई छुट्टी, तो 72 घंटे कंप्यूटर नहीं खुल सकता। ये इनका निष्कर्ष था चेयरमैन साहब का कि एसएससी के चेयरमैन का कहना है कि क्योंकि 72 घंटे छुट्टी है, तो जिसका मैं चेयरमैन हूँ जिस संस्थान का, उस संस्थान का कंप्यूटर नहीं खुल सकता। इतने असहाय चेयरमैन कहीं दिखे हैं क्या, बताइए? दिखे हैं ना सामने? अब पहला तक ये कि 72 घंटे तक कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, कोई खोल नहीं सकता है, मतलब कुछ पता नहीं क्या हो गया है। ये क्यों बोला गया, अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। ये इसलिए बोला गया कि होली है, भारत देश है, सब होली मनाते हैं, सबका घर परिवार है, सब होली मनाने घर चले जाएंगे, तो हम 72 घंटे टाल देते हैं, तो ये जो जमावड़ा हुआ है ये डिस्पर्स हो जाएगा। पीछे का एकमात्र लॉजिक यही था। नेक्स्ट डे इन्होंने देखा कि देश में सब रंग बिरंगी होली मना रहे हैं और यहाँ पे लोग काली होली मना रहे हैं। उसके बाद भी नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए इस समय हम क्या होली मनाएं, हमारा तो भविष्य अंधकार में है, तो हम यहीं बैठे हुए हैं, यहीं पड़े हुए हैं सड़क पे। फिर टेंशन हुई कि ये वाला तिकड़म भी काम नहीं आया। उनको फिर लगा, और आप उनके पक्ष में जाके एक बार सोचिए कि अगर आप एसएससी चेयरमैन होते और ऐसे ही घटिया आदमी होते, खराब बात नहीं है, एसएससी चेयरमैन होना कोई ठीक है, एसएससी चेयरमैन हुआ जा सकता है, अच्छी बात है, लेकिन एसएससी चेयरमैन होते और यही फर्जी आदमी होते तो आप क्या करते? आप भी यही सोचते कि यार
होली में भी जब इतने लोग यहाँ बैठे रह गए तो अब तो होली खत्म होने को है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो अब तक जो लोग नहीं आए थे वो भी आएंगे, तो इनको टेंशन फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो शनिवार की रात थी जब इनकी प्लानिंग थी और संभवतः आपके ऊपर लाठीचार्ज हो सकता था। लाठीचार्ज तब होता जब आप रेसिस्ट करते, चुपचाप हाथ जोड़ के चले जाते जेल में तो चले जाते, नहीं तो लाठी डंडा पड़ता। उस रात किसी तरह से आप लोगों ने अपने जज्बे, अपने एनर्जी, अपने डेडिकेशन के सहारे बिता लिया, बने रहे और सब कुछ ओके रहा। सैटरडे के बाद जब शनिवार को भी इन्होंने देख लिया कि होली के बाद, समझिए ये पूरी कहानी समझना बड़ी जरूरी है। मतलब हुआ तो हम सब के साथ है, लेकिन एक कंसाइज फॉर्म में पूरे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हम लोगों को, बहुत लोगों को बताना है। जो लोग पीड़ित नहीं है डायरेक्टली, जो विक्टिम नहीं है डायरेक्टली, उनको भी समझाना है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो जब सैटरडे को इन्होंने देखा कि सैटरडे को तो यार ये मोबिलाइजेशन और बढ़ गया, फिर क्या करना था इन्हें, क्या करना था फिर संडे को भारतीय जनता पार्टी के नेताजी आए, उन्होंने एक डेलीगेशन फिर से पकड़ के वो ले गए और जो 72 घंटे तक कंप्यूटर नहीं ऑन होने वाला था, 72 आवर्स तक, उसी एसएससी के चेयरमैन साहब संडे को आके एकाएक बैठ जाते, लेटर भी रिलीज कर देते और लेटर में कहते हैं कि अब हम सहमत हो गए हैं कि हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड करते हैं। हम सहमत है कि हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए डीओपीटी को रिकमेंड कर रहे हैं कि डीओपीटी सरकार को रिक्वेस्ट करे कि सरकार सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड करे। मतलब दिल्ली कितनी दूर है आप समझ गए। सबसे मजेदार बात, आरोप मेरे ऊपर और मेरे ऊपर जांच हो, ये कौन कह रहा है? मैं खुद। ये एक चिट्ठी हुई, इसके बाद एक और चिट्ठी कल आई या आज आई, आप लोग आपने दिखाया रोज आ रही है। उस चिट्ठी में कुछ नया नहीं है। उस चिट्ठी में एकमात्र बात लिखी गई है, ये जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को कुछ लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं। अब कौन कर रहे हैं इंस्टिगेट, सोच लीजिए। और ये जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा ना, ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दायरे में वो लोग भी आएंगे। तो मतलब जिनके ऊपर आरोप है वो तय कर रहा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का दायरा क्या होगा, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी हो रहा है। ये तो पूरा नेचुरल सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सबसे मजेदार बात और सबसे अच्छी बात और आपकी सबसे बड़ी सफलता है वो ये कि आपने इस इंस्टीट्यूशन को इतना अकाउंटेबल बना दिया है कि यहाँ पे एडमिट कार्ड दिखता है एक और 10 मिनट में वहां से लिंक डिसेबल हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज के लिए बताएं। एक बात तो मान लेते हैं, चलिए सरकार ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सीजीएल के पेपर 2 में लगा दिया, ठीक है। तो अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना है सीजीएल के 17 से 22 के पेपर में, फिर 9 मार्च के री एग्जामिनेशन का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है? एक मात्र मतलब वो ये कि जितना उलझे हुए हैं ना 9 तारीख के पेपर में, जो यहाँ नहीं है वो उलझे। एक मतलब बस ये है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस परिस्थिति में जो आपकी असली ताकत है वो है यूनिटी और पीसफुल ढंग से एजिटेट करना। पीसफुल ढंग से, किसी भी प्रोवोकेशन में नहीं आना, किसी भी तरह के अराजक तत्वों से लड़ना भिड़ना झगड़ना नहीं है। बहुत क्लियर पता है कि डिमांड क्या है हमारी, और हमें इतनी बुद्धि तो हो गई है तैयारी करते करते कि डिमांड हमारी पूरी हुई है कि नहीं हुई है ये हमें समझ में आ जाए। ये किसी पार्टी के नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नहीं बताने वाले हैं कि आपकी डिमांड पूरी हो गई है, आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। हमको समझ में आता है डिमांड क्या है, समझ में आता है कि नहीं? डिमांड नंबर 1 क्या है? और नंबर 2 बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई तामझाम कोई झमेला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको कोई धांसू कोई संगठन में ले जाके समझने की, कोई माइक्रोस्कोप से देखने की भी जरूरत नहीं है। बड़ा क्लियर है मामला, है ना? तो इतना स्पष्ट हमने क्लियर कर दिया है। और ये जो आपकी जो ताकत है
ये आपकी ताकत जितने यहाँ बैठे हुए हैं, जितने आज दिन भर थे, सिर्फ उतना भर नहीं है। ये आपकी ताकत पूरे देश भर में है, जो सोशल मीडिया पे दिख रही है, जो लगातार आपसे जुड़े हुए जितने साथी आपके हैं, वो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें जो दिख रहा है। और जब आपने सामूहिक उपवास का कॉल दिया, यहाँ पे भले कंफ्यूजन रह गया, लेकिन इलाहाबाद में, पटना में, भोपाल में, बाकी जयपुर में, सब जगह आपके कॉल पे सामूहिक उपवास हो गया। ये मामला वही हो गया कि कॉल गया यहाँ से कॉल गया यहाँ से, हो गया नेताजी दिल्ली चलो का नारा लगा दिए, समर्थक चले गए दिल्ली, नेताजी रह गए अपने घर में। आप लोगों ने कॉल दे दिया यहाँ से सामूहिक उपवास करेंगे, यहाँ पे कम लोगों ने किया, लेकिन देखिए देश भर में कितना जबरदस्त, कितनी एनर्जी हो रही है, प्रोग्राम भी हो गया। सबकी नजर, सबकी निगाह इस वक्त आपके ऊपर है। और हमारी लड़ाई, एक बात जो सबको समझना और सबको बोलना भी, किसी एक पार्टी से लड़ाई नहीं है, किसी एक सरकार से भी लड़ाई नहीं है। सिस्टम से लड़ाई। ऐसा है क्या कि भ्रष्टाचार देश में पिछले 4 साल में शुरू हुआ है? बिल्कुल नहीं। और ये जो आपकी पहली मांग है ना कि एसएससी के परीक्षाओं की कार्य प्रणाली की जांच हो, सभी परीक्षाओं की, जिस दिन ये जांच होती है तो आप देखिएगा ये सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोग नहीं फंसने वाले हैं, ये बहुत सारे सरगना फंसेंगे इसमें। और सिर्फ इसमें वेंडर और लैब ओनर और अफसर या ब्यूरोक्रेट, इतने बड़े पैमाने पे घपला और इतने बड़े पैमाने पे धांधली बिना राजनीतिक शय के कहीं नहीं होता। इसलिए सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं, ऑपोजिशन की पार्टियां भी चाहेंगी कि हाँ जी आप लोग की जांच हम करवा रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी, लेकिन एसएससी के, सीजीएल के, टीयर 2 के 17 से 22 के, मतलब उसके जांच के दायरे को इतना छोटा कर दो कि बस उस पेपर का जो आंसर की मैच हुआ कि नहीं, वही आपको बताएंगे जांच करने के बाद, इतना ही बताएंगे। लेकिन अगर ये डिमांड मान ली गई तो ये जो सालों सालों से, देखिए हमारे पास हम सब जो तैयारी कर रहे हैं, उन सबको बड़े अच्छे से पता है कि कौन सी सीट 25 लाख में बिकती है, कौन सी 30 लाख में बिकती है, कौन सी 35 लाख में बिकती है, सबको समझ में आता है। और यहाँ जितने हैं ना, अब जितने हमारे पुलिस के भी साथी हैं, जितने जो रिक्रूट होके आए हैं, वो भी उस पीड़ा से गुजर चुके हैं, वो भी उस दर्द से गुजर चुके हैं कि कैसे हमारे देश में पैसे और पैरवी से नहीं, मेरिट से नहीं, पैसे और पैरवी से नौकरी मिल रही है। इसमें कोई छुपी हुई बात है क्या? क्या ही बात है, सब जानते हैं, लेकिन हम कोई एविडेंस लेकर तो घूमते नहीं है। एविडेंस तो एक पकड़ में आया हमें, इसके आधार पे बोला हमने जांच करो। अब हम क्या हर एविडेंस ढूंढ ढूंढ के लाते रहे, हम ही सीबीआई बन जाए? ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ऐसे नहीं हो सकता ना। और एक अपने घर में, मान लीजिए आपके घर में किसी दिन चोरी हो रही थी और चोर को आपने पकड़ लिया, के लिए पकड़ में आ गया, तो क्या बोले, नहीं आज फर्स्ट था मेरा। ऐसा होता है? चोर तो चोर है, वो तो चोरी करता होगा। मतलब भाई आपका छोटा भाई पकड़ में आ जाए स्मोक करता हुआ खोखे के पीछे, तो क्या वो उसी दिन सिर्फ उसी वक्त सिगरेट पी रहा था, वो मान लेंगे आपके अपने भाई की तर्क? नहीं मानेंगे ना। अरे एक चोरी आपकी पकड़ में आई, आप जांच करिए ना। बिल्कुल, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जांच होने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इस पर दोस्तों इसको कंक्लूड करते हैं। वैसे तो देखिए प्लान मेरा ये था कि आज जो आप लोगों ने आज दिन भर जिस तरह से स्ट्रेंथ भी दिखाया, एनर्जी भी दिखाई और इनोवेशन भी दिखाया, आज थोड़ी क्रिएटिविटी भी दिखाई आपने। आपको देखकर मुझे लग रहा है क्रिएटिविटी दिखाई है। क्रिएटिविटी की सारी सीमाओं को पार कर दिया। बहुत सही। तो समझिए बात को, जिस तरह आज आप लोगों ने बहुत ही क्रिएटिव ढंग से अपने मैसेज को पहुंचाया, बातें बड़ी देखिए दुविधा की बात है और दिक्कत की बात है कि हमारे मीडिया वाले लोगों को भी जल्दी समझ में नहीं आता मामला क्या है।
एक मुझे परसों मिला, उसको पता क्या लगता था, उसको लग रहा था कि एसएससी में ही नौकरी होती है और एसएससी की नौकरी के लिए ही सब हल्ला कर रहे हैं और वो रिपोर्टर कवर कर रहा था, तो बेचारा क्या बताएगा बाकी देश वालों को। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी एक ये भी है कि हम लोग समझाएं, मीडिया वालों को भी सही तरीके से समझाएं कि मसला है क्या। वो नहीं समझा पाएंगे तो हमारा फेलियर है ना। सही बात। तो और समझाने के लिए दिक्कत है कि देखिए मीडिया काम ही अलग तरीके से करती है। मीडिया को विजुअल्स चाहिए, मीडिया को नए नए तरीके, नए नए इनोवेटिव तरीके चाहिए समझने के लिए। और अगर नए नए तरीके सीख रहे हो ना तो आज मौका है आप लोगों के पास और हम सब के पास। ये जो 9 दिन है और आगे जितने भी दिन हो, ये सभी दिन हम सब के लिए सबसे जबरदस्त लर्निंग फेज हो सकता है। पर्सनली भी, पर्सनल लेवल पे भी एक इवोल्यूशन का फेज होगा। ये बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और यहाँ से जब हम निकलेंगे ना तो हम एक बेहतर इंसान बनने के लिए, हम सब व्यक्तिगत तौर पर ये एहसास दोस्तों को हो रहा होगा जो पहले दिन से यहाँ पे, उनको बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है या नहीं है। तो एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी बेहतर इंसान बन के यहाँ से निकले, एक ज़्यादा इवॉल्व पर्सनैलिटी बन के यहाँ से निकले। और जहाँ तक इनोवेशन की बात थी, देखिए फिर से जब कैंपेन और मूवमेंट की बात आती है तो हम सबको गांधी जी को याद करना चाहिए कैंपेन और आंदोलनों के मामले में। ये नहीं कि हर मामले में हर किसी को याद करना चाहिए। पहले इनको बोलने दो, एक से जोर से आ जाए, यहाँ आवाज आ रही है। तो इसके साथ साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दो। हाँ बोलो। नहीं तुम बोलो। ऐसा नहीं था मैं इससे पहले, अब लड़ता हूँ मैं हक के लिए, अब झगड़ता हूँ मैं हक के लिए, नहीं लड़ता था मैं इस तरह इससे पहले। बहुत बढ़िया। अब मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया, अब मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया, खोया खोया सा था मैं पहले इससे पहले। इस क्रांति से पहले हम सब अलग थे, इस क्रांति से पहले हम सब अलग थे, अब दोस्त हैं। इस क्रांति से पहले हम सब अलग थे, अब दोस्त हैं। नहीं मिला था इतना सच्चा दोस्त इससे पहले। एडजेक्टिव बताओ इसके लिए। अच्छा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? एसएससी नहीं भाई, बेरोजगार। और खालिद की कविता से मुझे भी एक बात ध्यान में आई। खालिद खुराना, खालिद की बदनामी हो रही है, नाम नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं। खालिद की कविता से एक और बात ध्यान में आई मेरे, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है कुछ लोग एसोसिएट कर पाए इस बात से। देखो जब स्कूल के दौरान जब हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं ना, और जब ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं, देश के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, तो कितने लोगों को फील हुआ है कि यार काश उस समय होते मजा आता है। मतलब भगत सिंह ने बाजी मार लगता है ना, उस समय थे ही नहीं। एक वो देखो, ये मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों के मतलब पढ़ाई के दौरान फेज में ये फीलिंग आती है
कम से कम मैं मेरे जितने दोस्त थे उनसे जो बात होती थी तो समझ में आता था। अब ये स्कूल के बाद उसके बाद जब कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में गए या फिर वो +2 में आए और फिर थोड़ा थोड़ा जब पॉलिटिक्स की समझ आने लग जाती है, फिर जब इमरजेंसी के बारे में समझ में आता है, तो फिर कुछ लोगों को मतलब जब तुम उस एज में आए 16-17 के बाद और 20-22 से पहले, तो लगता है यार ये जो भी मतलब मिल जाता है 70-75 साल का कोई बुजुर्ग मिल जाता है, कहता है मैं तो यार जेल गया था, ये कोई बात है ना। मैं जेपी मूवमेंट में मैंने ये किया, मैंने जेपी मूवमेंट में वो कर दिया, ये कर दिया, सब कहते हैं ना। तो एक एहसास वो होता है कि वो था समय, मतलब कुछ करने का, जिस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा हुआ, जिस समय संविधान को खतरा हुआ, लोकतंत्र को खतरा हुआ, देश को खतरा हुआ, तो वो दूसरा मौका भी मिस हो गया, है ना। अब ये जो इस बिल्डिंग में बैठे हुए महानुभाव ने जो काम किया है, उससे इतना समझ में आया कि हम इतने बदकिस्मत नहीं है। मानते हो या नहीं मानते? तो पॉजिटिव बात यह है इसमें कि यार एक जिंदगी मिली है, उस जिंदगी को सार्थक बनाना है। जिंदगी सार्थक सिर्फ सीबीआई की नौकरी से तो होगा नहीं, और सिर्फ एसएससी क्वालिफाई कर लेने से भी शायद नहीं होगा। सही बात है। लेकिन ये जो सड़क पे जो अभी बैठे हुए हो ना, इससे जरूर हो जाएगा 100%। अगर ये आंदोलन जो देश भर में अभी फैल चुका है, ये अगर अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाए, क्योंकि हम लोग बस 1 स्टेप 2 स्टेप पीछे हैं, ज्यादा पीछे नहीं है। वो योगेंद्र जी एक दिन कह के गए थे ना कि जो सफलता होती है, सफलता के ठीक पहले एक गड्ढा होता है, और कई बार हम लोग उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो हम लोग बहुत नजदीक आ चुके हैं, और अगर ये आंदोलन सफल हो गया तो रिक्रूटमेंट, सरकारी नौकरियों में रिक्रूटमेंट के लिए कमीशन कैसे काम करे, इसको लेकर शायद एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है, जो आने वाले समय में आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद हर बार कहा जाएगा। मतलब कोई स्टेट कमीशन को सुधारना है तो यहाँ जो मॉडल लागू हुआ उसको वहाँ लागू करो, किसी और स्टेट कमीशन को सुधारना है तो ये रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा एक तरह। बिल्कुल होता है ना, प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। तो ये इस आंदोलन में उतना पोटेंशियल है जो ये पूरे फ्यूचर को बना सकता है। और फ्यूचर को बनाने की बात क्या है, ये मतलब एक लेवल पे हम कहते हैं, जब हम गुस्से में आते हैं तो कहते हैं कि मतलब मैं अपने फ्यूचर के लिए इनसिक्योर हूँ। एक पर्सनल लेवल पे तो मुझे लग रहा है कि मैंने पढ़ाई की, परिवार का, रिश्तेदारों का सपना रहा है, इतनी मेहनत की, अपने भविष्य को लेकर एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा का भाव है, तो लगता है कि अपने भविष्य के लिए हम अब लड़ रहे हैं। लेकिन एक स्तर पे अगर सोचो, ये जो नेता लोग जो बड़ी बड़ी बात कहते हैं, देश का भविष्य, देश उज्जवल होगा, देश राष्ट्र का भविष्य क्या है? युवा। नहीं देखो, ये वाली बात में थोड़ी सी नेता टाइप की बात मैं उसको और स्पेसिफाई कर देता हूं। मतलब देश का भविष्य देश के लोगों के भविष्य से है। सर, इंडिया हमारा है। इंडिया का फ्यूचर जो है, इंडिया का जो फ्यूचर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंडिया का जो फ्यूचर है वो हम ही लोगों का तो सामूहिक भविष्य है ना, इंडिया का फ्यूचर। सही बात है। और क्या है इंडिया का फ्यूचर? मतलब ये बिल्डिंग मान लो ये आज 5 मंजिला है, 6 है, काउंट किया या नहीं थे दिनों 9 दिन से देख रहे हो, ऊपर कितना है नहीं समझ में आया। मान लो 8 के ये 16 हो जाए, मान लो 8 के ये 16 हो जाए, उससे क्या इंडिया डेवलप हो जाएगा? नहीं। मान लो ये सड़क जो है तो ये 20 मीटर से 50 मीटर हो जाए, उससे क्या इंडिया डेवलप हो जाएगा? नहीं। हमारा फ्यूचर अगर सिक्योर है, इंडिया के यूथ का फ्यूचर सिक्योर है, तो इंडिया का भविष्य बनेगा। और देश, भारत वो देश है, मतलब ये बात पहले भी मेरी हुई है, थोड़ी सी रिपीटेटिव हो जाएगी, लेकिन कई सारे नए दोस्त हैं यहाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है अभी, उसका एवरेज एज दिन ब दिन बढ़ रहा है। दुनिया की जो आबादी है उसका जो एवरेज एज है वो विद ईच पासिंग डे वो बढ़ रहा है। मतलब धरती पे मनुष्य जाति बुजुर्ग हो रही है,
ये फैक्ट है। और उसमें से भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जो विकसित देश है, वहाँ तो एवरेज एज और ज्यादा है। जापान जैसे कंट्रीज में, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब में, उन सब में देखो एवरेज एज कितना ज्यादा है। जापान पे सड़कों में तो बुजुर्ग ही मिलेंगे सब। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, जो स्टूडेंट्स होंगे इस सब्जेक्ट को बेहतर नहीं समझते, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है। ऊपर से मेडिकल साइंस के कारण लोग ज्यादा दिनों तक जी भी रहे हैं। ये सब हो रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में, दुनिया में जब ऐसी स्थिति है, तो भारत का जो एवरेज एज है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वो कम हो रहा है। हाँ, उसमें बात। तो इंडिया का जो एवरेज एज है वो क्या हो रहा है? दिन ब दिन कम हो रहा है, घट रहा है। मतलब इस मामले में दुनिया में जो तर्क चल रहा है, हम उस तर्क के खिलाफ चल रहे हैं। और इस वक्त हमारे पॉपुलेशन का 65% है, कम से कम 65% जो अंडर 35 है। अंडर 35 है। देखो, युवा सिर्फ अंडर 35 होने से होता नहीं है, वैसे मेरी अपनी राय है। सही राय है। देखो, ये टेक्निकल डेफिनेशन है, मत मान दो युवा को। बिल्कुल। ये नहीं कि 35 तक युवा है और 35.5 जो है वो तो ऐसे नहीं होता है। सोच युवा होना चाहिए। 55 साल के युवा भी होते हैं। सही स्पिरिट में मैं बोल रहा हूँ। 50 साल के लोग भी युवा हो सकते हैं और 25 साल के लोग भी बुजुर्ग हो सकते हैं। 25 साल के बुजुर्ग होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली अंडर 35 इंडिया के पॉपुलेशन का 65% है और दिन ब दिन ये एवरेज एज कम हो रहा है। और इसको कहते हैं, इसके लिए एक टर्म है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। किस किस ने पढ़ा ये सब? पहले ये बताओ। डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं पढ़ा है? मैं बताता हूँ क्या होता है। मतलब कि ये जो काम करने वाली आबादी है ना, मतलब जो 70 साल का है वो तो नौकरी नहीं करता, वो रिटायर हो गया। लेकिन जो 60 साल तक का है वो तो नौकरी कर रहा था, तो वो जीडीपी जो बढ़ रही है, देश की जीडीपी, उसमें उसका योगदान हो रहा है, क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है। तो ये जो 15 से 60 या 20 से 60 की उम्र है, इसको कहते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये हो गया डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है। डिविडेंड बड़ा पॉजिटिव शब्द होता है, लेकिन अगर एसएससी जैसे संस्थान रहे, अगर इसी तरह से नौकरियां मिलती रही, अगर मेरिट की जगह पैरवी और पैसे से नौकरियां मिलती रही, तो ये जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड को हिंदी में लाभांश कहते हैं। जी। ये तो बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। मतलब हमारे पास इस तरह की युवा आबादी है, ये अच्छी बात है, ये बोझ नहीं है। लेकिन अगर इनके कारनामे ऐसे रहे तो क्या ये डिविडेंड रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। क्या जरूरत है? हमारे पास इतना ज्यादा ह्यूमन पोटेंशियल है, जो यंग पोटेंशियल है, उसको हमें ज्ञान देने की जरूरत है, विचार देने की जरूरत है, मूल्य देने की जरूरत है, वैल्यूज देने की जरूरत है। इसके बिना क्या होगा? अराजकता होगी इसके बिना। तो हम तो जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं वो देश को व्यवस्थित करने की लड़ाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अराजकता फैला रहे हैं। हम ही हैं जो अराजकता से दूर करने की बात कर रहे हैं। इसलिए जो देश, दुनिया का जो सबसे युवा देश है, दुनिया के सबसे युवा देश के जो प्रधान सेवक है, मैं अवॉइड करना चाहता था लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ। अब दुनिया के सबसे युवा देश के जो प्रधान सेवक है, दुनिया के सबसे युवा देश, हम लोग तो दिल्ली आ गए। अब तो जो जयपुर में था, जो कानपुर में था, जो इलाहाबाद में था, जो कुरुक्षेत्र में, हिसार में था, जो वो तो उठ के लोधी रोड आ गया ना, महाराष्ट्र पुणे से। अब अरे तो अंत ही नहीं है यार, रहने दो ना, वो तो हम लोग जान रहे हैं। तो मैं बात देखो, असल बात क्या है कि सरकार को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं वो कह रहा हूँ। हम लोग आ गए नहीं, आप दिल्ली में है ना, दिल्ली में लुटियंस जोन में, बिल्कुल केंद्र बिंदु में। अब और कहाँ जाए, और कहाँ जाए उनके पास? नहीं, इतना हम उनका सम्मान करते कि नहीं, आप रहिए संसद में ना, हम बाहर ही रहते हैं, लेकिन आप संसद से हमारा काम कर दीजिए। और अगर आप काम कर दे तो आके यहाँ बता दीजिए कि हम हमारा काम कर दिया है आपने। हम बहुत खुशी खुशी आपके गले लगेंगे, हम कहेंगे, आपके जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने भविष्य के लिए काम करेंगे। तो अब इस चक्करों में मत पड़ना, ये जो है ना, क्योंकि देखो ये हमारा ग्रुप कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, मतलब कोई एक संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं है, नहीं ना है।
तो ये डेलीगेशन वाले चक्कर में मत फंसना, नहीं पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? ये यही होता है, ये मूवमेंट्स को कमजोर करने की कोशिश यही होती है। कोने से साइड से 5 को पकड़ के ले जाओ, बोलो कि तू है डेलीगेशन। अब वो भी सोचेगा कि नहीं ठीक है, समस्या का समाधान करना, अच्छी नीयत से जाएगा जो भी जाएगा, हम में से कोई भी जाएगा ना। मान लो तुमको कोई कह दे कि आ जाओ यार, ये जो डिमांड है इसको हम पूरा कर देंगे, बताइए भैया कौन इंसान है जो हमारी डिमांड पूरा कर रहा है? बिल्कुल गलत नीयत से नहीं, वो सही नीयत से जाएगा। लेकिन क्योंकि ये समूह वैसा है जहाँ पे तुम लोगों की दोस्ती ही यहाँ की हुई है, तो उस 5 के डेलीगेशन को समूह का विश्वास कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए उन पचड़ों में मत फंसो। डिमांड हमारा क्लियर है, सबको पता है, मीडिया वालों को पता है, हम तो चिपका के घूम रहे हैं अपनी डिमांड, सरकार को पता है। तो सरकार के कोई भी प्रतिनिधि आ जाए और बता दे कि आपके डिमांड के बारे में हमारी क्या राय है। पार्टी के प्रतिनिधियों को ना भेजें, हमारी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार के कोई प्रतिनिधि आ जाए ना, एक भी नहीं आए हैं, पार्टी के आए हैं, सरकार के नहीं आए। सही बात है, बिल्कुल। सरकार के कोई प्रतिनिधि आके बोले उनकी क्या राय है, बस बात खत्म। इसीलिए यहाँ से हम लोगों को उठ के कहीं नहीं जाना है। क्या नहीं करना है? यहाँ से उठ के कहीं नहीं जाना है। और हमारी असली ताकत ये है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं। हमें जो बोला जा रहा है हम बिल्कुल नियमों का पालन कर रहे हैं। मतलब कई बच्चे हैं सर, आप लोग जैसे कुछ भी कहते हैं ना, वो बिल्कुल आते हैं कहते हुए कि वो SHO सर ने कहा यहाँ से हट जाओ, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं। आप लोग जो कहते हैं सब कुछ का पालन करते हैं, और इसी तरह हमें रहना है। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है हम लोग, पीसफुली रहना है हमें यहाँ पे। और कोई भी बीच में अराजकता भी घुसाने की कोशिश करेगा, वो भी एक तरीका होता है आंदोलनों को कमजोर करने का। जो घुस के जबरदस्ती झगड़ा भी करेगा, लड़ने झगड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लोग हैं यहाँ पे, इनको बता दो कि इन पे हमेशा है, पता नहीं कौन है, ये मदद करेंगे। लेकिन खुद नहीं किसी से लड़ना झगड़ना है, खुद किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, खुद हमें चुपचाप बैठे रहना है। ये 2 मांग चिपका के हमारे पास बहुत समय है, नौकरी मिला नहीं करेंगे क्या? होली पे घर नहीं गए होली मनाने, तो फिर अब क्या पड़ा है? अब से दिवाली पे सोचा जाएगा। ठीक है, और कोई खास विशेष बात तो नहीं। मैं तो खैर बोलते बोलते बोलता चला जाऊंगा, उसको अंत करते हैं। लाइन बता दीजिए। आज का पेपर लीक हो गया सर। आज एक वीडियो आया 7 मार्च में CHSL कॉलेज की एक पूजा रानी की नाम की लड़की है, उसका पूरा पता भाई आज का पेपर भी लीक हो गया CHSL का। उम्मीदों पर खरा उतरा बिल्कुल। पिछले 9 दिन में ही CHSL का भी खेला पता चल गया, MTS का भी पता चल गया, है ना? मतलब ऐसे तो हो तो लगातार रहे हैं ये सब, लेकिन जब हम यहाँ बैठे हैं तो भी नई नई खबरें आ रही है। एक बड़ी मजेदार खबर आई है, सुनो, ये मजेदार है और कुछ लोगों को पता भी होगा शायद। एक कोई जनाब आली है, उनका वो अभी भी रिसर्च चल रहा है, मतलब वो संख्या अभी कितनी है पता नहीं चला अभी तक, वो अभी भी रिसर्च चल रहा है। अंदाजा लगाओ जरा, एक व्यक्ति है, मान लो मेरा नाम अनुपम है, तो अनुपम का एडमिट कार्ड, सुन लो यार, सुन लो, ये इंटरेस्टिंग बात है। अनुपम का एडमिट कार्ड, अनुपम का ही सिग्नेचर, अनुपम की ही फोटो लगी हुई है, ठीक है? और पता भी अनुपम के ही घर का है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं, फ्लैट नंबर ABCD की जगह फ्लैट नंबर XYZ है, अपार्टमेंट सेम है या हाउस नंबर ये है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं, हल्का फुल्का, बाकी नाम, सिग्नेचर, फोटो सब कुछ सेम है। मेरे कितने एडमिट कार्ड मुझे चाहिए एक एग्जाम देने के लिए? मुझे चाहिए कितने? एक से ज्यादा चाहिए? लेकिन मेरे पास पता है कितने रोल नंबर है, अलग अलग एडमिट कार्ड, बताओ कितना हो सकता है? 8 से भी ज्यादा है। 10 सुन ले। बस भाई, बस।
यार ऑप्शन दे दो गुरुजी। हमारी जो शरीफियत की हद है वो बहुत बहुत ऊंची है, तुम सोच ही नहीं पा रहे हो कि ये कितने भ्रष्ट हो सकते हैं। अरे इनफाइनाइट होगा। नंबर रहने देते हैं, कल सुबह बताएंगे, ठीक है? बता दो उन्होंने बोला उससे ज्यादा है। सर ऑप्शन सर ऑप्शन दे दीजिए ऑप्शन। ये रात का होमवर्क है। अच्छा बताते देखो सुनो हाँ ठीक है देखो बस देखो 300-350 से तो ज्यादा है। मैं परसों एक बात कह रहा था तुम लोगों से, कभी कभी कुछ गलत होता है तो हम उस पर आपत्ति जताते हैं पहले, उसके बाद और ज्यादा गलत हो तो हमें थोड़ा गुस्सा आता है, जब ऐसे होने लग जाए तो हंसी आने लगती है। तो विश्वास ही नहीं हो रहा जी। आए भाई आए क्या बोला जा सकता है इसमें? कोई और शब्द नहीं है हमारे पास। एक निशब्द स्पीचलेस हो गए। किस बात की चिंता है? देखो भाई 35,000 हो गए वो 3,500 में। एक कैंडिडेट एक सिग्नेचर, सेम फोटो, सेम एड्रेस, लेकिन अलग अलग कम से कम 300-350 एडमिट कार्ड, अलग अलग रोल नंबर। मेरा तो एक भी नहीं आया। मेरे बनते का दे लिया उसने। इसका एक लगता है वहां चला गया। तो ये कल सुबह इसकी और डिटेल्स हमें पता चल जाएगा। नोटिस पहले ही समझ गए हो कि क्या नोटिस में क्या रहेगा, लिखा क्या जाएगा। खैर कल इसकी डिटेल में हम लोग और बात करेंगे कि ये मामला क्या है। लेकिन अब मामला उस स्तर पे पहुंच चुका है जहां पे हम और ज्यादा आक्रोशित नहीं हो सकते। और ज्यादा आक्रोशित होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना? अब हंसी आ रही है, लेकिन जो अपनी एनर्जी है वो चाहे हंसी से निकले, चाहे चुटकुले से निकले, चाहे कविता से निकले, चाहे नुक्कड़ नाटक से निकले, चाहे नारों से निकले, चाहे बातचीत से निकले, लेकिन शांति पूर्वक होना चाहिए। जो भी एक भी लड़का या एक भी लड़की के किसी भी एक्शन के कारण अगर ऐसी संभावना बने कि ये इसका जो पीस है वो डिस्टर्ब होगा, वो इस आंदोलन का दुश्मन है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सब समझते हैं गुस्सा आना लाजमी है। कैसे ना आए गुस्सा यार? मतलब कैसे ना आए गुस्सा? मतलब इतना कुछ हो जाए इसके बाद भी गुस्सा ना आए, ये मैं समझता हूँ ये बहुत डिमांडिंग काम है। और गुस्से वो कह रहा है कि गुस्सा है तो बताना है कि हाँ, क्योंकि देखो होगा क्या, होगा ये कि अगर गुस्सा आ गया, मान लो तुमने आपस में 4-5 लड़कों ने झगड़ा कर लिया, तो जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं वो उन 4-5 को उठाएंगे। लाजमी बात है, झगड़ा करोगे, पिटाई करोगे, मारपीट करोगे तो उठाएंगे। डिस्टर्ब कर रहे हो, उठा के ले जाके वो जाके थाने में रखाएंगे। वो तो इतना काम करेंगे, लेकिन इनके जो ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, जहां से इनको ऑर्डर आता है, उनके पास मीडिया भी है, उनके पास सिर्फ पुलिस तो है नहीं, ये तो अपनी ड्यूटी कर लेंगे। लेकिन मीडिया में आएगी बात कि ये जो आंदोलन चल रहा था ना एससीसी हेडक्वार्टर्स के बाहर में, ये दरअसल ये सब गुंडे मवाली थे। ये दरअसल इनको चाहिए ही नहीं चुनौती। देखो जी फलाना लोधी रोड थाने में जो है 15 पकड़ के रखे हुए हैं, तो 15 से पता नहीं है क्या क्या बुलवा लेंगे। उसके बाद समझ रहे हो ना?
बहुत कुछ हो सकता है। मतलब उसमें जाने लग जाओगे तो उसकी सीमा नहीं है। ये तो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, प्रोपेगेंडा करने वाले उस पर प्रोपेगेंडा कर जाएंगे, समझ गए? और उसके बाद पता चलेगा कि ये जो है सो चीन से चल रहा था आंदोलन। ये भी हो सकता है, इसीलिए इन चक्करों में नहीं फंसना है बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल पीसफुली रहना है यहाँ पे। और मुझे पता है कि सुबह का रूटीन भी बड़ा अच्छा होता है। सुबह उठ के तुम लोग साफ सफाई करते हो और जनगण मन राष्ट्रगान भी होता है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है। और इसको ना जब सुबह राष्ट्रगान होता है उसको कभी कभी लाइव कर दिया जाता है। हाँ, मतलब यहाँ चुपचाप कर ले रहे हो, किसी को पता नहीं चल रहा है। लोगों को पता तो चले कि ये मतलब इतने डिसिप्लिन्ड बच्चे बैठे हैं। एक मतलब देखो, आंदोलनकारियों के लिए जो सम्मान जगना चाहिए ना, तो मतलब काम तो तुम सम्मानित वाले कर रहे हो, लेकिन थोड़ा उस सम्मानित काम की मार्केटिंग तो कर लो ना। क्या दिक्कत? कल उसकी लाइव कर लो, जब जनगणमन हो रहा हो, जब सफाई कर रहे हो, तो ये दिनचर्या बताओ कि यहाँ हो क्या रहा है, कैसे बिताते हैं, किस तरह से सड़क पे सो रहे हो, सड़क पे किस तरह रात बिता रहे हो। और एक चीज और, हाँ देखो, अपने दोस्त कही है और शायद ब्लैंकेट या कंबल कम होगा, ऐसा है क्या? कम है ना? तो एक काम ये कर सकते हैं। अच्छा, ये रजत ये रमन कोहली जी है क्या? कोहली जी नहीं है। सुनो, ऐसा करते हैं ना कि एक तो कुछ ब्लैंकेट्स अगर अरेंज हो जाए तुम्हारे लिए, वो ब्लैंकेट अभी कोशिश करते आ जाए, ठीक है? अगर हो जाए और अगर हमारे मालिक हमको अलाउ कर दे, परमिशन क्या मतलब देने, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। परमिशन इतना बैठे हुए तो हम परमिशन ही है, तो वो अलाउ कर दे बस। तो ब्लैंकेट मिल जाए, वरना ठंड में यार तबीयत खराब हो रही है और उसका असर फिर सुबह हो रहा है। ये जो हॉस्पिटल देखो, ये जो बेहोश हो जा रहे हैं ना लड़के, ऐसा नहीं है कि सुबह 1:30 बजे की स्थिति के कारण बेहोश हो रहे हैं। वो जो रात भर की स्थिति है, फिर जो सुबह की स्थिति, वो सब ऐड हो रहा है, सब कंपाउंड होने के कारण तबीयत खराब हो रही है। तो इसलिए, और बाकी जितने दोस्त हैं वो थोड़ा शेयर भी कर सकते हैं, कर ही रहे होंगे, नेचुरली कर रहे होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करके करें। और बस इसको कायम रखना है पूरी एनर्जी के साथ। और फाइनल बात और कंक्लूडिंग बात की, मजा आना चाहिए। एक मिनट